अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 5 को देखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमजीटी 101 की। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, क्लासिफिकेशन अकाउंट्स क्या होती हैं और इनके जो है वो कुछ रूल्स भी होंगे यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और शेयर भी करने अगर आप न्यू हैं तो। ठीक है, और बहुत ही जो है वो आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इंशाल्लाह आपके जो है वो मिड टर्म्स के जो है वो लेक्चर्स कंप्लीट जो है वो हो जाएंगे। अगर आपको इसके अलावा किसी और चीज़ के भी लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन अकाउंट्स क्या होते हैं? देखिए, इसका मतलब होता है कि अकाउंट्स को कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है इसमें, ताकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो समझने और मेंटेन करने में जो है वो हम सबको ये जो है वो आसानी हो। ठीक है, देखिए मुख्तसर तौर पे भी अगर बताया जाए कि 3 किस्म के अकाउंट्स होते हैं वैसे, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। ये आपके सिलेबस में इस चैप्टर में जो है वो इंक्लूड नहीं है ये चीज़ें, बट आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि जो हमारे अकाउंट्स की जो है 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में ये आ जाता है कि जैसे कि किसी भी शख्स के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, जैसे कोई शख्स है, उसका बैंक या सप्लायर के हिसाब से जो है वो उसका पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट्स में क्या होता है, एसेट्स वगैरह होती हैं, जैसी चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि हमारे पास कैश कितना है या हमारे पास जो है फर्नीचर, बिल्डिंग्स, जैसे ये होते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, उनमें जो है वो हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाती हैं, इनकम्स आ जाती हैं। ठीक है, गेन लॉस वाले से रिलेटेड हमारे पास आ जाती है, लाइक सैलरी होती है। ठीक है, रेंट वगैरह आ जाता है, कमीशन, तो ये सारे हमारे पास जो है वो नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाता है। सो अकाउंट्स को जो है वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल में जो है वो क्लासीफाई करना होता है। ये हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। ठीक है, बट आपका ये इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन आपके सिलेबस में चीज़ें नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो है वो कहते हैं कि दिस लेक्चर विल कवर, ये जो लेक्चर होगा इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू असेस्ड में। ठीक है, और लेबिलिटीज़ में, इनकम में एंड एक्सपेंसेस, और जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर दिस क्लासेस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल अकाउंट। ठीक है, सिर्फ अकाउंट आ जाता है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, अकाउंटिंग सिस्टम में हर चीज़ का जो है वो एक सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कि कैश का एक अलग अकाउंट होगा, मैंने पहले बताया था, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, बैंक वगैरह का जो है वो अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैश का रिकॉर्ड जो है वो अलग होगा, जिसमें ये दिखाया जाता है कि पैसा हमारे पास कितना जो है वो आता है या आया है, ये कितनी जो है वो हमारी रकम जो है वो गई है। ये जो अलग रिकॉर्ड होता है, जो एक चीज़ की मूवमेंट यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को जो है वो शो करवाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन है, जैसे हमारे पास असेस्ड में, लेबिलिटीज़ में और इनकम में और एक्सपेंसेस में। ठीक है, देखिए असेस्ड जो है वो क्या चीज़ होती है, आपको पहले भी बताया हुआ है कि असेस्ड जो है वो जायदाद वगैरह चीज़ों के बारे में होती है, जैसे चीज़ें जो बिज़नेस के पास हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कैश होता है, फर्नीचर होता है, बिल्डिंग, लैंड, ये सारे जो है वो असेस्ड में आ जाते हैं। लिबिलिटीज़ क्या होती है, जैसे हम कर्ज़ ले लेते हैं किसी शख्स से या बैंक से, किसी से भी जो है वो लोन ले सकते हैं, जैसे बैंक से लोन लिया, क्रेडिटर से लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास लिबिलिटीज़ आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इनकम क्या होती है, इनकम जो पैसा जो है वो हम बिज़नेस में आता है, बिज़नेस से कमाया जाता है, जैसे सेल्स, कमीशन रिसीव्ड आ जाता है। ठीक है, रेंट रिसीव्ड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, इनकम होती है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अखराजात को बोलते हैं। अब एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होता है, कैपिटल में होता है जो ज़्यादा बड़े लेवल के जो खर्चे होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग ख़रीदना हो गया, जो कि लॉन्ग टर्म चलती हैं और जो है वो ज़्यादा पैसे के इसमें लगते हैं, और मशीनरी वगैरह होगी। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो रोज़मर्रा के हमारे खर्चे होते हैं छोटे छोटे, जैसे सैलरी आ गई, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आता है। सो अकाउंट एक अलग रिकॉर्ड होता है, और क्लासिफिकेशन का मतलब है अकाउंट्स को 4 ग्रुप्स में बनाना। ठीक है, असेस्ड में, लिबिलिटीज़ में और इनकम और एक्सपेंसेस में। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो आपने याद, ये जो अकाउंट्स की डेफिनेशन से याद कर लेनी कंप्लीट, और इसकी क्लासिफिकेशन अकाउंट्स कौन कौन से, असेस्ड, लिबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंसेस है। ठीक है, मैंने इनको आपको डिटेल में बता दिया, और आपके जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं असेस्ड पे। असेस्ड हमारे पास क्या होता है, देखिए पहले भी मैंने अभी बताया आपको, असेस्ड वो चीज़ें और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बिज़नेस के पास होती है। बिज़नेस इन असेस्ड का जो है वो यूज़ करके अपना जो है वो काम चलाता है, और फ्यूचर में जो है वो पेमेंट करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये असेस्ड जो है
असेस्ड पैसा सामान या राइट्स की शक्ल में किसी भी सूरत में हो सकता है। ठीक है, अब असेस्ड के भी हमारे पास टाइप्स है, टेंजिबल असेस्ड और इंटेंजिबल असेस्ड। टेंजिबल वो जो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती हैं। ठीक है, तो आप जो है वो उनको देख और छू भी सकते हैं। ये दो किस्म की होती है, फिक्स्ड असेस्ड और करंट असेस्ड। फिक्स्ड कौन सी होती है, जो लॉन्ग टर्म यानी लंबी मुद्दत तक जो है वो यूज़ होती है, जैसे बिल्डिंग लैंड वगैरह हो गई। करंट में क्या होता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म में होती है ये, जैसे कैश स्टॉक डाइवर्स वगैरह होते हैं, जो जल्दी जो है वो पैसे में ये कन्वर्ट हो जाती है करंट असेट्स। ठीक है, इसके बाद इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, इनको आप देख भी नहीं सकते और ना ही इनको छू सकते, तो सिर्फ उनका जो है वो राइट या वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, लाइक हमारे पास गुडविल आ गई। ठीक है, राइट टू रिसीव मनी आ गया, ट्रेडमार्क वगैरह आ गया। ठीक है, तो ये सारे जो है वो इंटेंजिबल है। इसके मतलब बिज़नेस की वो चीज़ें जिनकी वैल्यू होती है और जो बिज़नेस के पास भी होती है, ये दो टाइप्स की होती है। टेंजिबल जो देखने वाली होती है, दिख सकती हैं हमें, और इनटेंजिबल जो सिर्फ वैल्यू रखती हैं बट दिखने वाली नहीं होती। ठीक है, तो ये आपने जो है वो इसके असेस्ट की डेफिनेशन भी और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है टेंजिबल असेस्ट और इनटेंजिबल असेस्ट, ये दोनों आपने याद कर लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है लिएबिलिटीज़ आ जाता है जी। इसमें हमारे पास जो है लिएबिलिटीज़ में क्या कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि बिज़नेस की जो बिज़नेस के लिए जो है वो हम कर्ज़ लेते हैं और हमारे पास ज़िम्मेदारी होती है कि हमने उसको वापस भी करना है। तो ये वो चीज़ें जो बिज़नेस को फ्यूचर में पे करनी होती है। ठीक है, यानी हम उधार ले लेते हैं और जब अपना काम निकाल लेते हैं बिज़नेस का, और फिर उसके बाद जो है वो हम बेनिफिट हासिल जब कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं बिज़नेस से, फिर हम जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी जो हमारी होती है कि उसको कर्ज़ वापस करना है, तो वो हमें रिटर्न करना होता है, लिएबिलिटीज़ में आ जाता है। तो मतलब बिज़नेस पे ऑब्लिगेशंस यानी ज़िम्मेदारी होती है कि किसी को पैसा भी देना है या कोई चीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी है। जो भी जिस तरह का भी आप कर्ज़ लेते हैं, चाहे मशीनरी के तहत लें चाहे पैसों के तहत लें, अब वो कर्ज़ भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स मतलब सॉरी ठीक है, तो इसके बाद जो है वो लिएबिलिटीज़ मतलब क्या होता है, डेबिट्स यानी कर्ज, डेब्ट्स होता है कर्ज, और ऑब्लिगेशंस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, जिम्मेदारी। यानी लिएबिलिटीज़ जो है वो डेब्ट्स और ऑब्लिगेशंस होती हैं। बिजनेस को इन लिएबिलिटीज़ को फ्यूचर में जो है वो सेटल करना पड़ता है, जैसे पैसा देना हो या कोई सर्विस देनी हो, किसी भी तरह की जो है वो हमें अपना कर्ज देना पड़ता है। ठीक है, असेस्ड और लिएबिलिटीज़ जो है वो दोनों आपस में ऑपोजिट है। असेस्ड जो है वो राइट टू रिसीव होता है, यानी बिजनेस को जो है वो कुछ मिलना होता है असेस्ड से, यानी ठीक है, और लिएबिलिटीज़ में जो है वो ऑब्लिगेशंस टू पे होता है, यानी बिजनेस को कुछ देना है। क्लियर हो गया। सो जैसे बैंक लोन हो गया, बिल्स पेबल करने होते हैं। ठीक है, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी जो अभी देनी बाकी होती है, ये सारे हमारे पास जो है वो लिएबिलिटीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, सो आपने ये याद रखना है कि असेस जो होती है वो जो चीज़ बिज़नेस के पास है वो असेस्ड होती है, और लिएबिलिटीज़ जो चीज़ बिज़नेस को दूसरों को देनी है। ठीक है, यानी पहले हम ले लेते हैं, चाहे कर्ज लें या कोई मशीनरी या कोई भी चीज़ लेते हैं, फिर रिटर्न हमें उसको करनी होती है। सो इसमें अभी जो है वो आपने लिएबिलिटीज़ वाले ये कंप्लीट टॉपिक कर लेना है। क्लियर हो गया। इसके बाद अच्छा ये ना आपके पास एक क्विज़ भी बन सकता है, ये जो मैंने ब्लू अंडरलाइन किया हुआ कि असेस्ड इज़ अ राइट टू रिसीव एंड, ठीक है, असेस्ड क्या होता है, इज़ अ राइट टू रिसीव है, और लिएबिलिटीज़ क्या है, इज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे है। ठीक है, और जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दो कौन सी जो चीज़ें हैं जो अपोजिट है, असेस्ड और लिएबिलिटीज़ जो है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्विज़ के हवाले से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर। ये क्या होती है, देखिए बिज़नेस के असेस्ड जैसे कि चीज़ें जो बिज़नेस के पास होती हैं, दो जो है वो सोर्सेज से बनती है, एक ऑनर की इन्वेस्टमेंट से बनती है और दूसरा जो है वो दूसरों से लिया हुआ हमारे पास कर्ज होता है। अब ऑनर की इन्वेस्टमेंट में जैसे कैपिटल्स आ जाती है, इक्विटी आ जाती है, और दूसरों से लिया हुआ कर्ज जो है वो लिएबिलिटीज़ कहलाता है। ठीक है, अब आपके पास जो है एक फार्मूला, ये आपने इंपॉर्टेंट याद कर लेने का, असेस्ड क्या होते हैं, लिएबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। असेस्ड यानी जो हमारे पास कोई चीज़ भी होगी ना, जायदाद वगैरह कोई भी चीज़, हम क्या करते हैं, ऑनर की इक्विटी भी होती है उसमें, और साथ साथ जो है वो हम किसी से कोई चीज़ कर्ज भी ले लेते हैं ताकि हमारा जो है वो बिज़नेस जो है वो ग्रो कर सके। ठीक है, सिंपल जो चीज़ें बिज़नेस के पास हैं वो जो है बराबर होती हैं उनके, जो दूसरों को देनी भी होती है, रिटर्न करनी होती है, और जो ओनर का हिस्सा भी है। अब ओनर का हिस्से से मुराद ये है कि अगर ओनर अपना एक टाइम भी लगा रहा है ना, तो ये भी जो है वो हमारे पास ओनर्स इक्विटी में आ जाता है, और ओनर्स के अपना कैश भी लगाना होता है। ओनर्स के पास अगर अपनी ज़मीन है और मशीनरी वो दूसरों से ले लेता है, मशीनरी फिर लिएबिलिटीज़ हो जाती है, और जो ज़मीन है, ठीक है, तो वो जो है वो ओनर्स की इक्विटी में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमारे पास असेस्ड में आ जाती हैं। सो आपने जो है वो ये असेस्ड वाला जो है ये जो अकाउंटिंग क्वेश्चन की डेफिनेशन भी, और ये भी आपने जो है वो इसका फार्मूला भी याद कर लेना है। इसके बाद इनकम आ जाता है। इनकम हमारे पास क्या होती है, आप जानते ही हैं, इनकम जब हम
जो है वो इनकम का मतलब होता है कि वो पैसा जो बिज़नेस को मिलता है अपनी चीज़ें या सर्विस बेचने पर, या हम अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हमें जो है वो उससे पैसे मिलते हैं, तो वो हमारा इनकम है। ठीक है, अगर हम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे जो हमें पैसा मिलता है वो भी हमारे पास इनकम है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये बिज़नेस का रिवार्ड है एक किस्म का उस रिसोर्सेज का जो उसने जो है वो लगाया है। सो जैसे हमारे पास सेल्स आ जाता है, रेंट रिसीव्ड आ जाता है, यानी हमने जो है वो पहले एक बिल्डिंग बनाई हुई और उसको हम दे देते हैं और फिर हम जो है वो रेंट पे देते हैं, और जब हमारे पास पैसा आता है उसका रेंट का तो वो हमारे पास रेंट रिसीव्ड हो जाता है और ये हमारे पास एक इनकम है। ठीक है, ये भी आपने कंप्लीट याद कर लेना है। इसके बाद एक्सपेंसेस आ जाता है। एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंसेस वो हमारे अखराजात होते हैं जो बिज़नेस को इनकम कमाने के लिए करने पड़ते हैं। यानी पहले हम बिज़नेस में जो है वो कुछ अखराजात करेंगे, यानी हम ज़मीनें लेंगे, हम बिल्डिंग बनाएंगे, फिर उसमें मशीनरीज डालेंगे, अपना बिज़नेस लगाएंगे, मतलब जो है वो ग्रो करने की कोशिश करेंगे, अपना टाइम भी लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो ये हमें इनकम बाद में मिलती है। तो जो ये ख़र्चे जितने हमारे हुए हैं, ठीक है, वो बिज़नेस को से जो है वो इनकम कमाने के लिए हमने किए हैं, तो ये एक्सपेंसेस हो जाता है। मतलब पैसा और एफ़र्ट जो इनकम कमाने में हम जो लगाते हैं उसे मनी टर्म्स में जो है वो एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारे एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास, अच्छा ये जो है आपने ये भी एक्सपेंसेस भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखिए इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल देना, बाकी जो बचा वो हमारे पास प्रॉफिट है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इनकम अगर हमारी ज़्यादा हो रही है तो उसमें से ज़ाहिर बात है हमने अखराजात भी किए होंगे कुछ, तो उन अखराजात को इनकम में से माइनस कर दें तो जो बाकी बचेगा वो हमारे पास प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूला भी जो है यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये नहीं जो है वो जब इनकम यानी इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाती है तो डिफरेंस को प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, सो इसके बाद जो है वो आपने देख लिया होगा अकाउंटिंग क्वेश्चंस को भी, इनकम को भी, एक्सपेंसेस को भी और प्रॉफिट को भी, ये चारों जो है वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं लॉस पर। लॉस का मतलब क्या है, जब एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से ज़्यादा हो, यानी हमारे अखराजात इनकम इतनी ज़्यादा ना हो, कमाई ज़्यादा ना हो और अखराजात हमारे ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे पास ज़ाहिर बात है फिर क्या होगा, हमें लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैंने जैसे फार्मूला भी लिखा हुआ है कि लॉस जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्सपेंसेस में से इनकम, यानी इनकम हमारी कम हो जाती है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर एक्सपेंसेस में से हम इनकम निकालेंगे तो वो हमें जो है वो लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसे अगर एक बिज़नेस ने जो है वो 1 लाख कमाया और 1,20,000 उसका ख़र्चा हो गया, तो 20,000 का हमें क्या हो गया, वहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है, इसके बाद ये भी अपने याद कर लेना है। और देन हम आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये वो बड़े अखराजात होते हैं हमारे जो एक एसेट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका फ़ायदा जो है वो हमें लॉन्ग टर्म मिलता है। ठीक है, जैसे हम मशीनरी ख़रीदते हैं, ये फर्नीचर लेते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपको पता है इसकी बहुत बड़े जो है वो ख़र्चे हैं यहाँ पर। अगर हम बिल्डिंग भी बनाएं या हम फर्नीचर ख़रीदें या मशीनरी वगैरह ख़रीदें तो ये ज़्यादा जो है वो हमारे पैसे की ज़रूरत होती है और ये जो है वो हम लगाते हैं और फिर ये इसका फ़ायदा होता है कि ये लॉन्ग टर्म तक हमें जो है वो बेनिफिट देती हैं ये चीज़ें। ठीक है, सो दूसरे लफ्ज़ों में ये वो पैसा है जो लॉन्ग टर्म एसेट एक्वायर या इम्प्रूव करने में जो है वो लगाया जाता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट आपने ये भी कंप्लीट लाइन जो है वो याद कर लेनी है। ठीक है, ये दो तरह के आपके पास सामने जो है वो क्या कहते हैं कि डेफिनेशन दी हुई है, तो दोनों तरीके से आपको जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्योंकि आपको मैं इसलिए कह रही हूँ दोनों तरीके से क्योंकि आपकी जो है वो इन्हीं से क्विज़ेस भी बना देते हैं। अगर आप ऊपर वाली लाइन याद कर लेते हैं, नीचे वाली नहीं करते, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, सो आप क्विज़ेस में भी मसला हो सकता है। सो इसलिए जो है वो ध्यान रखा करें छोटी छोटी चीज़ों पर भी। सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है, ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स ये वो चीज़ें हैं जी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये वो रोज़मर्रा के ख़र्चे होते हैं जिनका जो है वो हमें बेनिफिट शॉर्ट टर्म मिलता है। ये ख़र्चे जो है डायरेक्टली इनकम कमाने के प्रोसेस में जो है वो लगते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, हमें जो है वो इनकम कमाने का तो ज़रिया बना हुआ है ना कि हमने एम्प्लॉय रखा हुआ है कि वो काम करेगा तो हमें जो है वो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक शख्स जो है वो सारे काम नहीं कर सकता। सो बिल्डिंग का जैसे रेंट हो गया, हमने बिज़नेस बनाने के बिज़नेस से जो है वो इनकम कमाने के लिए हमने बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ली हुई है, तो फिर हमें क्या होगा, अपने इनकम से जो है वो उसका भी निकालना होगा। ठीक है, तो ये जो कि रोज़मर्रा के हर मंथ का जो है वो ख़र्चा आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर मंथ हमें जो है वो पे करना पड़ता है। सो ये रिसोर्सेज कंज्यूम करने की कॉस्ट है जो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए होती है। ठीक है, सो
ये भी जो है वो अपने अच्छे से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देख लेना है। अब यहाँ पे जो है हमने 3 चीज़ों को पढ़ा है, लॉस, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है। लॉस में जो खर्चे ज़्यादा हो जाए तो इनकम से, तो वो लॉस हो जाता है। कैपिटल में एक्सपेंडिचर में जो लॉन्ग टर्म खर्चा होता है असेस्ट बनाने में, ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोज़मर्रा के हमारे खर्चे जो इनकम जनरेट करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स आपने इन चीज़ों को भी अच्छे से देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ रूल्स आएंगे, तो थोड़ा रूल्स जो है वो अपने बहुत ध्यान से करने होंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है इनमें। तो ये आपके क्विज़ेज़ में जो है बहुत कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें हैं। सो इनको आपने अच्छे से देखना होगा और ध्यान से चीज़ों को जो है वो याद करना होगा। अब रूल्स मुख्तलिफ तरह के आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पहला रूल है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट रूल्स क्या होते हैं, देखिए कोई भी अकाउंट जो बेनिफिट ले रहा है डेबिट होगा, आपको पता ही है, ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में जैसे मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ बिज़नेस को फ़ायदा देगी उसे डेबिट करेंगे, ठीक है, डेबिट होगा वो। अगर बिज़नेस ने कैश से फर्नीचर ख़रीदा, देखें अगर हम कैश है हमारे पास और हमने जो है वो फर्नीचर ख़रीदा है, तो फर्नीचर को बेनिफिट मिला, ठीक है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया हमारे पास, डेबिट हो गया, ठीक है। अब जो है क्रेडिट रूल्स क्या होता है, कोई भी अकाउंट जो बेनिफिट दे रहा है, डेबिट में क्या होता है लेना होता है बेनिफिट, और क्रेडिट में क्या होता है बेनिफिट देना होता है, ठीक है। तो जिस चीज़ को जो है वो बिज़नेस ने वापस करना है, या ये जो है वो ये इनकी जिम्मेदारी बन गई है, उसे क्रेडिट कहेंगे, ठीक है। जैसे फर्नीचर लेने के लिए कैश दिया हमने, ठीक है, फर्नीचर लेना जो था वो हमारे पास जो है वो क्या बन गया था, डेबिट बन गया था, क्योंकि उससे हमें लॉन्ग टर्म के लिए एक जो है वो बेनिफिट हासिल होगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कैश जो है वो दिया गया है, तो कैश बिजनेस से निकल गया, सो बेनिफिट मतलब दिया है हमने, तो इसलिए कैश अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और फर्नीचर जो हमने लिया है, फर्नीचर जो है वो हमारे पास अकाउंट वो हमारे पास डेबिट होगा, और कैश अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो मतलब आपने सिंपल एक चीज़ जहन में रखनी कि डेबिट जो होता है वो बेनिफिट लेना होता है, ठीक है, उससे फ़ायदा मिलना होता है। क्रेडिट जो होता है वो बेनिफिट देना होता है, यानी फ़ायदा देना। ये दोनों एक ही तरह की जो है वो समझ लें कि पिक्चर्स के दो पहलू हैं। जो बेनिफिट आज मिला है वो कल रिटर्न भी करना होगा, ठीक है। सो तो एक चीज़ जहन में ज़रूर रखनी है कि डेबिट जो बेनिफिट ले और क्रेडिट जो बेनिफिट दे, ठीक है। तो ये जो है वो आपने इसको अच्छे से जो है वो स्टूडेंट्स कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एनी अकाउंट दैट ऑब्टेन्स अ बेनिफिट इज़ डेबिट, ठीक है। कोई भी अकाउंट जो आपको बेनिफिट ऑब्टेन कर रहा दे रहा है, यानी या फिर ऐसे कह लें कि एनीथिंग दैट विल प्रोवाइड बेनिफिट, या कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस से, तो वो डेबिट है। और एनी अकाउंट दैट प्रोवाइड्स अ बेनिफिट इज़ क्रेडिट, यानी कोई अकाउंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट, तो वो क्रेडिट है। या एनीथिंग टू विच द बिजनेस हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न अ बेनिफिट इज इन फ्यूचर इज़ कॉल्ड क्रेडिट। ये जो है वो आपने ध्यान से कर लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स फॉर असेस्ट आ जाता है, यानी जो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं असेस्ट के लिए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जब असेस्ट ख़रीदा जाता है, या क्रिएट या आप क्रिएट करें या परचेज करें, ठीक है, तो उस असेस्ट ने बिज़नेस को फ्यूचर बेनिफिट देना। जो हम जैसे बिल्डिंग ले रहे हैं, फर्नीचर वगैरह ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं, ठीक है, ये असेस्ट में आ जाती है ना ये चीज़ें। तो जब हम बिज़नेस के लिए चीज़ें ख़रीदेंगे तो इन चीज़ों ने हमें फ्यूचर में क्या देना होता है, बेनिफिट देना होता है, इसलिए उसका अकाउंट क्या होगा हमारे पास, डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है, बेनिफिट लेना, ठीक है। जैसे असेस्ट इंक्रीज़ होंगी तो हमें उनसे बेनिफिट भी होगा, सो इंक्रीज़ इन असेस्ट इज़ इक्वल टू डेबिट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स जब असेस्ट हम बेचते हैं या डिस्पोज ऑफ होता है हमारे पास, उस असेस्ट ने अब बेनिफिट देना बंद। जब हम जैसे फर्नीचर वगैरह बिल्डिंग वगैरह बेच देंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास जब चीज़ें नहीं रहेंगी तो वो बेनिफिट कहाँ से देंगी। तो जब उस असेस्ट ने अब बेनिफिट देना बंद कर देना है, और बिज़नेस को जो है वो दूसरा बेनिफिट जैसे कि कैश जो है वो मिल जाएगा। जब हम चीज़ें बेच देंगे तो हमें उसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए उस असेस्ट का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी जैसे असेस्ट डिक्रीज़ हुई हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होगा, क्रेडिट, यानी उसका फ़ायदा जो है वो दिया गया है, यानी अब हमें उस चीज़ का फ़ायदा खुद से नहीं मिलेगा। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। असेस्ट बढ़े यानी इंक्रीज़ हो तो डेबिट, और असेस्ट कम हो डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट। यहाँ पे ये आपने रूल याद करना है, जहन नशीन कर ले इस रूल को कि इंक्रीज़ इन असेस्ट इज़ डेबिट और डिक्रीज़ इन असेस्ट इज़ क्रेडिट। क्लियर।
इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर लिएबिलिटीज़ के लिए आ जाता है। अब देखें ये कुछ रूल्स जो है ना आपको कंफ्यूज कर देंगे, ये हर तरह के जो है वो थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास जब लिएबिलिटी क्रिएट होती है, यानी जब हम जो है कर्ज लिया जाता है, ठीक है, हमारी वो क्या बन जाती है, एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमने रिटर्न भी करना है, ठीक है। बिजनेस को बेनिफिट मिलता है जब हम कैश या जो है वो सामान देते हैं, इसलिए लिएबिलिटी अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है, हमने क्या किया है, कर्ज जो लिया है, तो लिएबिलिटी अकाउंट फिर क्या होगा, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न भी करना है, तो ये इसलिए क्रेडिट हो गया। जैसे जितनी हम लिएबिलिटी यानी कर्ज लेंगे, कर्ज हमारा जितना इंक्रीज होगा वो हमारे पास क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि हमें उसको रिटर्न भी करना होगा, ठीक है। तो बिजनेस ने जैसे बैंक से लोन लिया, पैसा आया, वो तो ठीक है बेनिफिट हो गया, लेकिन जिम्मेदारी ये होगी कि वो बैंक लोन हमें वापस भी करना। तो इसलिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ही क्या होता है, देना होता है। और जब लिएबिलिटी रीपे होती है, यानी कर्ज वापस दिया जाता है, जैसे बिजनेस वापस बेनिफिट देता है, पैसे रिटर्न करता है, तो उस वक्त लिएबिलिटी कम हो जाती है। जैसे हमने कर्ज लिया था, तो वो कर्ज अगर हम दे दें, पे कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, लिएबिलिटी कम हो जाएगी। डिक्रीज जितनी लिएबिलिटी होगी उतना हमें डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कर्ज तो दे दिया, हमारे पास जो है वो अगेन दोबारा देने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। फिर जो बिजनेस से जो भी पैसा आएगा वो डेबिट होगा, यानी वो हमें फिर जो है वो बेनिफिट मिलता जाएगा, ठीक है। तो डेबिट का मतलब क्या होता है, फ़ायदा लेना होता है। सो बिजनेस ने बैंक का लोन वापस कर दिया, जिम्मेदारी हमारी कम होगी, तो बैंक लोन हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। यानी लिएबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, और लिएबिलिटी डिक्रीज हो तो क्रेडिट हो जाएगा। ये अब क्लियर होगी चीज़ें आपको। इसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। एक्सपेंसेस के लिए जो है वो इनके डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं। देखें, जब एक्सपेंस होता है यानी खर्चा किया जाता है, तो बिज़नेस पैसा देता है, ठीक है। जब एक्सपेंसेस होते हैं तो बिज़नेस पैसा देता है, और उसके बदले में एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो है वो लेता है, जैसे सैलरी, रेंट, बिजली का बिल वगैरह हो गया। उस वक्त एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएंगे, हमारे पास डेबिट हो जाएंगे। यानी एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। जैसे सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज़ को दी, ठीक है, सैलरी अकाउंट बेनिफिट ले रहा है हमारा, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, इस तरह डेबिट हो जाएगा। और जब एक्सपेंस वापस होता है, रिटर्न टू जो है वो होता है, तो बिज़नेस को पैसा वापस मिलता है, यानी एक्सपेंस कम हो जाता है, हमारा खर्चे कम हो जाते हैं, तो उस वक्त एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी डिक्रीज़ एक्सपेंस होंगे तो वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। देखिए, अगर कोई सामान परचेज़ किया और वापस कर दिया गया, कैश वापस हमें मिल गया, परचेज़ हो गया, एक्सपेंस अकाउंट जो है वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एक्सपेंस इंक्रीज़ हो तो डेबिट, और एक्सपेंस डिक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है। इसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर इनकम आ जाता है। देखिए, जब इनकम इंक्रीज़ होती है, तो जैसे सेल्स हुई, रेंट रिसीव हुआ, हमें कमीशन वगैरह से जो है वो हमने अर्निंग हुई, तो इनकम का मतलब है बिज़नेस को बेनिफिट मिलना, ठीक है। और एक्सपेंस के ऑपोजिट होता है ये जो इनकम होती है हमारे, इसलिए इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। यानी इनकम इंक्रीज़ हुई तो वो हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बिज़नेस ने माल बेच दिया और पैसा मिल गया, तो ये सेल्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो, क्योंकि हमने माल तो बेच दिया, अब उससे हमें एक ही दफ़ा जो है वो फ़ायदा होना तो हो गया, अब उसके बाद हमें उस चीज़ से फ़ायदा नहीं हासिल हो सकता, ठीक है। क्योंकि चीज़ें बिक गई हैं आपकी, तो वो क्या हो जाएगा, फिर क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद जब इनकम कम हो जाती है, मतलब बिज़नेस की अर्निंग जो है वो इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो उस वक्त इनकम अकाउंट डेबिट हो जाता है। यानी इनकम डिक्रीज़ हुई तो डेबिट। देखिए, अगर किसी कस्टमर को आपने माल वापस करना पड़ा है, तो सेल्स जो है वो रिटर्न हो गई है, सो इनकम कम हो गया, तो सो इसलिए जो है वो आपके पास डेबिट हो जाएगा। तो इनकम इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट, और इनकम डिक्रीज़ हो तो डेबिट। ये भी जो है वो आपने, इनका जो डिफरेंस है ना, ये 4 तरह के रूल्स यहाँ पे हमने पढ़े हैं। एक हमने रूल जो है पढ़ा है असेस्ट के लिए, एक रूल हमने लिएबिलिटीज़ के लिए, तो तीसरा जो है वो एक्सपेंसेस के लिए, चौथा इनकम के लिए। इनका जो डिफरेंस है आपने ध्यान से जो है वो उनको याद करना होगा। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी, और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आपको पता चल गई हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।